हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी, आप सब बराबर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग फॉर्मेट ऑफ बैंकिंग अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं कि बैंकिंग में फाइनल अकाउंट बनाते समय जब बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है तो वो किस फॉर्मेट में बनाती है, वो फॉर्मेट आज हम स्टडी करने वाले हैं। बट उसके पहले हम एक चीज फिर से रिवाइज कर लेंगे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है। समझने की कोशिश कीजिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है करके। एक ऐसा रेशियो जो बैंक अपने पास रिजर्व रखती है फॉर अ फ्यूचर सेफ्टी, यानी ये वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट रहता है जो बैंक किसी को भी दे नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो बैंक पूरा का पूरा पैसा किसी को लोन के रूप में नहीं दे सकती, उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। ये एक रिजर्व रहता है फॉर अ सेफ्टी ऑफ अ कस्टमर दैट बैंक हैज टू एक्सेप्ट कि बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। यानी मान लीजिए मुझे किसी ने डिपॉजिट दिया 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए किसी और को क्रेडिट के रूप में, किसी और को लोन के रूप में देने के पहले मुझे इस 100 रुपए में से वो रिजर्व परसेंटेज निकाल के अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। जब मैं वो पैसा अपने पास सेफ रख सकूंगा उसके बाद जो बचता है वो मैं पब्लिक को डिपॉजिट्स के रूप में दे सकूंगा, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सिंपल में समझने की कोशिश करो तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो बैंक किसी को भी क्रेडिट के रूप में यानी लोन के रूप में नहीं दे सकती, वो बैंक को अपने पास हमेशा जमा रखना पड़ता है फ्यूचर सेफ्टी के लिए। होप आपको अब ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम फॉर्मेट पढ़ते हैं बैंकिंग का। सबसे पहली चीज तो आज तक के आपने जितने भी फॉर्मेट पढ़े वो टी डायग्राम में पढ़े हैं। टी डायग्राम का मतलब दो साइड रहती थी उसकी, एक डेबिट साइड रहती थी और एक क्रेडिट साइड रहती थी। बट अब जब बैंकिंग का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो बैंकिंग के फाइनल अकाउंट में टी डायग्राम नहीं रहता है, यानी बैंकिंग का फाइनल अकाउंट बनाते समय ना डेबिट साइड रहती है ना क्रेडिट साइड रहती है। यहाँ पे जो अकाउंट बनता है वो किसी दूसरे फॉर्म में बनता है। यहाँ पे आपको सबसे जरूरी है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके पेपर के लिए कि बैंकिंग का फाइनल अकाउंट शेड्यूल्स में बनता है और कुल मिला के 16 शेड्यूल्स है। आपको ये 16 के 16 शेड्यूल्स अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं और ये 16 के 16 शेड्यूल्स आपको याद रखने हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंकिंग फाइनल अकाउंट में चौथे नंबर का शेड्यूल क्या है, पांचवें नंबर का शेड्यूल क्या है, 16 नंबर का शेड्यूल क्या है या 12 नंबर का शेड्यूल क्या है। इसलिए आपको ये सारे शेड्यूल्स याद रखना कंपलसरी है। सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ इसी फॉर्मेट के अंदर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है बैंकिंग का। जब बैंकिंग के फाइनल अकाउंट की बात की जाएगी तो इसी फॉर्मेट में ये बैंकिंग अकाउंट बनाया जाता है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर सब एक ही कॉलम में लिखे, यहाँ टी डायग्राम में नहीं है, डेबिट अलग क्रेडिट अलग ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा शेड्यूल का। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज जो रहेंगी वो रहेंगी इनकम। फिर इनकम की टोटल होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर की टोटल निकाल लेनी है और फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर लेंगे तो आपको आपका टर्म मिलेगा। बट उससे जरूरी आपको क्या याद रखना है वो भी समझिए, आपको शेड्यूल्स याद रखने हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो इंटरेस्ट अर्न जो रहता है वो 13 नंबर के शेड्यूल में रहता है। आपको पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट अर्न कौन से शेड्यूल में है, तो 13 नंबर, या ऐसा भी पूछ सकता है कि 13 नंबर के शेड्यूल में क्या लिखा हो जाता है। आपको दोनों चीजें पता रहनी चाहिए। और जो अदर इनकम रहती है वो रहती है 14 नंबर के शेड्यूल में। देखिए, बैंक जब लोन देती है तो वो इंटरेस्ट लेती है आप लोगों से। इमेजिन कीजिए बैंक ने आपको लोन दिया, तो वो लोन बैंक ने आपको फ्री में तो नहीं दिया, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेंगी तो वो बैंक की इनकम हुई। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो कहाँ लिखी जाएंगी, बैंक के 13 नंबर शेड्यूल में। और बैंक के जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो एजेंसी फंक्शन है, बैंक ने किसी को लॉकर रेंट पे दिया हुआ है, बैंक ने किसी को डीडी बना के दिया है, तो इसके ऊपर भी तो बैंक की इनकम होती है ना, तो वो अदर इनकम में यानी 14 नंबर के शेड्यूल में लिखी जाती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि बैंक लॉकर का रेंट कहाँ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि लॉकर रेंट अदर इनकम में, तो वही बैंक लोन के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो इंटरेस्ट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इंटरेस्ट अर्न में इनकम आती है।
उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के दो शेड्यूल है। इनकम के दो शेड्यूल कौन से है? 13 और 14। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के भी दो शेड्यूल है। कौन से? 15 और 16। 15 नंबर के शेड्यूल में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आता है, जो इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है। ये भी समझिए, बैंक जो इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है वो 13 नंबर के शेड्यूल में, और जो बैंक इंटरेस्ट पे करती है, बैंक इंटरेस्ट को काय पे करती है? सेविंग अकाउंट के ऊपर, एफडी के ऊपर, आरडी के ऊपर। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट रहता है, उसके ऊपर जब बैंक इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 15 नंबर के शेड्यूल में लिखा जाता है। और जो बैंक के अदर एक्सपेंडिचर है, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, और जो बाकी के एक्सपेंडिचर है, वो सारे एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से 16 नंबर के शेड्यूल में लिखे जाते हैं। ये चीज याद रखिए। इंटरेस्ट की इनकम 13 नंबर के शेड्यूल में, बची हुई सारी इनकम 14 नंबर के शेड्यूल में। इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर 15 नंबर के शेड्यूल में, और जो बचे हुए एक्सपेंडिचर है वो 16 नंबर के शेड्यूल में। आपको ये शेड्यूल याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये शेड्यूल याद नहीं रखोगे तो पेपर में आपको दिक्कत जाएंगी। अब लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझिए। बैलेंस शीट भी उसी फॉर्मेट में, यहाँ लाइबिलिटी की टोटल मैच हो जाएंगी और यहाँ एसेट की टोटल मैच हो जाएंगी। ये दोनों टोटल अगर सेम है तो आपकी बैलेंस शीट सही है। पहले जो अलग अलग रहता था ना एसेट लाइबिलिटी, अब वो एक ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। शेड्यूल्स याद रखिए, लिख के रखिए। कैपिटल 1 नंबर के शेड्यूल में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर के शेड्यूल में, डिपॉजिट 3 नंबर के शेड्यूल में, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक 4 नंबर के शेड्यूल में, और अदर लाइबिलिटी 5 नंबर के शेड्यूल में। अब ऐसा नहीं है, पहले आज तक के आप जब बैलेंस शीट बनाते थे आप ऊपर नीचे लिख देते थे, कभी कैश ऊपर, कभी डेटर नीचे, कभी क्रेडिटर ऊपर, कभी बिल पेएबल नीचे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग बनाते हो तो इसी शेड्यूल में ये सारी चीजें लिखा जाना जरूरी है, इसलिए आपको ये सारे शेड्यूल याद रखना जरूरी है। अगर आप ये शेड्यूल याद रख लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के सही आंसर यहीं से दे सकोगे। लाइबिलिटीज के शेड्यूल पढ़िए कि क्या क्या रहते हैं। लाइबिलिटी का सबसे पहला शेड्यूल रहता है कैपिटल। कैपिटल कौन से नंबर के शेड्यूल में आता है? 1 नंबर के। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सरप्लस, ये सब 2 नंबर के शेड्यूल में लिखा जाएगा। डिपॉजिट, ये कौन सा डिपॉजिट है? जो बैंक में हुआ है। कौन से डिपॉजिट? सेविंग, करंट, एफडी और आरडी, ये चारों डिपॉजिट 3 नंबर के शेड्यूल में लिखे जाते हैं। बैंकिंग सीधा पूछ सकता है कि फिक्स डिपॉजिट कौन से शेड्यूल में जाएगा, सेविंग डिपॉजिट कौन से शेड्यूल में जाएगा। आपको पता रहना चाहिए चारों डिपॉजिट, सेविंग, करंट, एफडी और आरडी, ये चारों डिपॉजिट 3 नंबर के शेड्यूल में जाते हैं लाइबिलिटी में। बोरोइंग, आपने किसी और बैंक से लोन लिया है, अगर एक बैंक को जरूरत पड़ी तो वो किसी और बैंक से लोन ले सकती है, तो वो बोरोइंग 4 नंबर के शेड्यूल में। ये चारों को छोड़ दो तो बची हुई जितनी चीजें आएंगी वो अदर लाइबिलिटीज में चली जाएंगी 5 नंबर के शेड्यूल में। होप आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी। अब एसेट्स में देखिए कितने शेड्यूल्स रहते हैं। एसेट में पहला शेड्यूल रहता है कैश एंड बैंक बैलेंस विद बैंक। हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो चीजें 6 नंबर के शेड्यूल में। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 7 नंबर के शेड्यूल में। आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी रहती है, बैंक भी तो इन्वेस्ट करती है ना, तो बैंक की जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी वो 8 नंबर के शेड्यूल में रहेंगी। बैंक ने जो एडवांस दिया हुआ है वो 9 नंबर के शेड्यूल में। बैंक का फिक्स डिपॉजिट 10 नंबर के शेड्यूल में, और जो अदर एसेट्स है वो 11 नंबर के शेड्यूल में। आपको ये सारे शेड्यूल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये शेड्यूल याद रखोगे तो बहुत हेल्प होंगी आपको सारी चीजों को समझने के लिए। अदर एसेट्स 11 नंबर में, और जो फिक्स एसेट है वो 10 नंबर के शेड्यूल में। तो आपको पता रहना चाहिए फिक्स एसेट कौन से शेड्यूल में जाएंगी? 10 नंबर के शेड्यूल में, एडवांस 9 नंबर के शेड्यूल में, और जो अदर है वो 11 नंबर के शेड्यूल में। अब एक आखिरी शेड्यूल बच जाता है कंटीजिनियस लाइबिलिटी का, 12 नंबर का शेड्यूल, कि कंटीजिनियस लाइबिलिटी कौन से शेड्यूल में रहती है। तो आपको पता रहना चाहिए कंटीजिनियस लाइबिलिटी 12 नंबर के शेड्यूल में रहती है। अब सवाल यह है कि कंटीजिनियस लाइबिलिटी होता क्या है? तो ये वो लाइबिलिटी है जो पे करनी भी सकती है और नहीं भी, मे बी मे नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में बिल डिस्काउंट किया, तो अगर उसकी पेमेंट ड्रॉवी ने कर दिया, ड्रॉवर ने कर दिया, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो कंटीजिनियस लाइबिलिटी रहती है। मे बी मे नॉट बी। ऐसा समझिए, आपका एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर,
तो उस केस का कंपनसेशन अमाउंट आपको देना है कि नहीं देना है, ये आपको पता है क्या? ये आपको नहीं पता, ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया तो आपको नहीं देना है, और कोर्ट ने अगर सामने वाले के फेवर में दिया तो आपको वो पे करना पड़ेगा। तो जो चीजें हमें नहीं पता कि वो हमारी लाइबिलिटी है कि नहीं है, वो फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी बन सकती है, बट फिलहाल है कि नहीं है हमें पता नहीं है। देखिए क्या बोला, जो फ्यूचर में लाइबिलिटी बन सकती है, लेकिन आज वो हमारी क्लियर लाइबिलिटी है कि नहीं है हमें पता नहीं है। ऐसी लाइबिलिटीज को कंटीजिनियस लाइबिलिटी बोला जाता है। बिल्स फॉर कलेक्शन कंटीजिनियस लाइबिलिटी का हिस्सा है, जो 12 नंबर के शेड्यूल में आता है। आप ये सारे शेड्यूल्स अच्छे से लिख लीजिए, ये आपके बहुत हेल्प आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझी होंगी। इफ नॉट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।